मेरी भोजन एक अजीब कॉल से बाधित हो गई और फिर पूरी दुनिया ढह गई। दूसरी तरफ से एक बेजान आवाज ने बताया कि मेरे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। निवाला मेरे गले में अटक गया। मैं अपने माता पिता की वेदी के सामने अकेला बैठा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस भयानक मौत के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। एक सर्वोच्च शक्ति उन्हें एक भयानक सच्चाई छिपाने के लिए चुप कराना चाहती थी। ऐसे ही 18 साल की उम्र में मैंने उन लोगों को खो दिया जो मुझे हमेशा के लिए प्यार करते थे। मैं दर्द में डूब गया उन अपमानों को याद करते हुए जो मैंने सहन किए थे। मजबूत बनने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं पागलपन की हद तक अभ्यास और पढ़ाई में जुट। उसके बाद मैं कानून की पढ़ाई करने गया और एक अभियोजक बन गया। लेकिन भाग्य को लगता है कि लोगों के साथ खेलना पसंद है। 18 साल की उम्र के सदमे ने मुझे हर सड़ती हुई चीज को खत्म करने के लिए तरसने वाले व्यक्ति में बदल दिया ताकि मैं अपने माता पिता का बदला ले सकूं। मेरा वर्तमान लक्ष्य एक शक्तिशाली सांसद जिसे लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जल्द ही मैं उसे पूछताछ कक्ष में ले आया। सांसद जो ताए सियोब, मैंने उसे उसके सभी अपराध बताए, लेकिन तभी ताए सियोब के गुर्गों ने कार्रवाई की। उन्होंने एकमात्र गवाह को गिरफ्तार कर लिया जो उसे दोषी ठहरा सकता था। खबर सुनकर मैं तुरंत उसे खोजने के लिए भागा। रास्ते में मुझे जो ताए सियोब से एक धमकी भरा वीडियो मिला। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं उस इमारत की ओर भागा जहां गवाह को पकड़ा गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो हत्यारा छत पर खड़ा था। उसने मेरा उपहास भी किया। मैं आगे बढ़ा, ताए सियोब के कुछ गुर्गों को मार गिराया और फिर हत्यारे की बारी थी। हम दोनों एक दूसरे पर झपटे। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसने स्थिति उलट दी, मुझे उठा लिया और फर्श पर पटक दिया। उसने मेरे चेहरे पर लगातार वार किए। इस समय मुझ में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची थी। हत्यारे ने मुझे उठाया और मुझे नीचे गिरा दिया। यादें ऐसे ही वापस आ गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अभी भी छत पर खड़ा। समय मानो थम सा गया था। मेरे बगल में लाल कपड़े पहने एक लड़की प्रकट हुई। मैंने पूछा कि क्या मैं मर चुका हूँ। लड़की ने पुष्टि की, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। उसने कहा कि क्योंकि मैं मर चुका हूँ मुझे अब दर्द महसूस नहीं होगा। फिर उसने मुझे अपना जीवन फिर से दिखाया। स्कूल में धमकाया जाने वाले दिन मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैंने मजबूत बनने की कोशिश की। मैंने अभ्यास किया, पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई करने गया और एक अभियोजक बन। लाल कपड़े वाली लड़की ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें फिर से जीने का मौका मिले तो क्या तुम जो ताए सियोब को न्याय के कटघरे में ला पाओगे? मैंने जवाब दिया, अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो ये मेरा कर्तव्य है। लड़की चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं जो ताए सियोब को नरक क्या है ये जानने में। वो मेरी जान बचाए, गीफ शर्ते मैं अपना वादा निभाऊं। अचानक समय पीछे की ओर बहने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं वापस सुविधा स्टोर पर आ गया, वो जगह जहां मैंने हाई स्कूल के दौरान काम किया था। मेरे दोस्त ने भुगतान के लिए बुलाया, जिससे मुझे शांत होने में मदद मिली। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं शौचालय में भागा, अपने युवा चेहरे को देखा। खून का एक भी निशान नहीं। मैं सचमुच फिर से जीवित हो गया था। तभी मुझे लाल कपड़े वाली लड़की के शब्द याद आए, जो ताए सियोब को जेल में डालना ही होगा। मुझे अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई और मैं जल्दी से घर भागा। दरवाजे के सामने खड़े होकर माता पिता की यादें उमड़ पड़ी। जब वे जीवित थे तो वे हमेशा परिवार की चिंता में व्यस्त रहते थे, शायद ही कभी मेरे साथ रहते थे। इसी वजह से मैं एक विद्रोही बच्चा बन गया था। जाने से पहले उन्होंने मुझसे खाना खाने और काम पर जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं खाया। इसके बजाय मैं सुविधा स्टोर पर जाकर इंस्टेंट नूडल्स खाया और उसी समय मुझे वो फेटफुल कॉल मिली। भाग्य भी कितना चिढ़ाने वाला होता है। मैं उनके चित्रों के सामने अकेला बैठा था, उस बेटे के साथ जिसकी उन्हें हमेशा चिंता रहती थी। घर आकर मैंने माँ का छोड़ा हुआ संदेश देखा। उसने मुझसे खाना गर्म करने के लिए कहा। उसने माफी मांगी कि वो मेरे साथ और अधिक समय नहीं बिता सकी। मैं बैठ गया और माँ द्वारा बनाए गए आखिरी भोजन को जल्दी जल्दी खाया। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। जो मैंने किया था उस पर मुझे बहुत पछतावा हुआ। यादें उमड़ पड़ी, जिससे मैं जल्दी से घर में घुस गया। मैंने चिंतित होकर दरवाजा खोला। पुनर्जन्म होने पर मैं सबसे ज्यादा यही चाहता था, लेकिन घर खाली था। मैंने माता पिता को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं हताश होकर फर्श पर गिर पड़ा। तभी मेरी माँ बाहर आई। हीवू, तुम्हारा काम हो गया? मैं भावुक हो गया और जल्दी से माँ को गले लगा। फिर मेरे पिताजी बाहर आए। मैंने उन्हें भी गले लगा लिया। वे मेरे आज के अजीब व्यवहार पर हैरान थे। तब से मैं हर दिन अपने माता पिता को काम पर छोड़ने जाता था। मैं उनके लिए दरवाजा भी बड़े प्यार से खोलता था। मेरा अजीब व्यवहार देखकर पिताजी ने पूछा कि क्या मैं अपना सिर मुंडवाकर भिक्षु बनने जा रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और उन्हें गले लगा लिया। मैं उनके दूर जाते हुए साए को देखता रहा। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था। आखिरकार मैं अब अकेला नहीं था। भले ही मुझे नहीं पता था कि ये सपना था या हकीकत, मुझे पता था कि अब मुझे जो करने की जरूरत है वो सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि पिछली त्रासदियां फिर से न हो। हर सुबह खाने के बाद मैंने खुद को प्रशिक्षित करने के लिए दौड़ना शुरू किया। स्कूल में मैंने ध्यान से व्याख्यान सुना। मुझे किताबों को छुए 15 साल हो गए थे। स्कूल के बाद मैंने खाना खाया और पाठ की समीक्षा की। ज्यादा पढ़ने से मैं कक्षा में सो गया। मैंने सपना देखा कि मेरे माता पिता को एक कार ने टक्कर मार दी है।
उस सपने ने मुझे याद दिलाया कि कल 18 मई है वो दिन जब मेरे माता पिता का निधन हुआ। उस रात मैंने माता पिता को एक दिन घर पर आराम करने की सलाह दी। वे इस अनुचित अनुरोध से सहमत नहीं हुए, इसलिए उस रात मैंने उन्हें लेने के लिए कंपनी के गेट पर इंतजार किया। घर वापस आते समय पूरा परिवार खुशी से हंस रहा था और बातें कर रहा था। मैं उनकी रक्षा के लिए बाहर भी गया, तभी एक पागल कार तेजी से आई। ये देखकर मैं तुरंत अपने माता पिता को बचाने के लिए आगे बढ़, लेकिन कार बस पास से निकल गई। मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक एक और कार तेजी से आई। मैंने जल्दी से अपने माता पिता को दूसरी तरफ धकेल दिया और गिर पड़ा। कार कचरे के डिब्बे से टकराई और फिर मेरे माता पिता से टकरा गई। परिणाम फिर भी नहीं बदला। मैं अभी भी अकेला था, इस दुनिया में खोया हुआ था। मैं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मैंने खुद को दोषी ठहराया कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अचानक मुझे कार के पीछे से उनकी आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से देखने भागा। सौभाग्य से उन्हें केवल मामूली चोटें आई थीं। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मैं जानना चाहता था कि दुर्घटना का कारण कौन था। मुझे ये देखकर बहुत सदमा लगा कि वो जांग सियोब क्यों था, सांसद जो ताए सियोब का बेटा। आखिरकार सब कुछ स्पष्ट हो गया। पिछले जन्म में मैं दुर्घटना के अपराधी को इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि ताए सियोब ने अपने बेटे के मामले का रिकॉर्ड छुपाया था। मैं नफरत करता था कि मैं सियोब क्यों को तुरंत जेल नहीं भेज सकता था। माता पिता को बचाने के बाद मैं सुविधा स्टोर में काम पर लौट आया। तभी एक आदमी अंदर आया और पैसे मेज पर फेंक दिए, लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो जांग इन था, वह धमकाने वाला जो हाई स्कूल में हमेशा मुझे परेशान करता था। जांग इन का पिता पुलिस प्रमुख था, इसलिए वो बहुत घमंडी था। जब मैं और जांग इन लड़ने वाले थे तो हान मी ने हमें रोक दिया। उसके बाद हान मी ने जांग इन को भगा दिया। जाने से पहले उसने मुझे चिढ़ाया भी। अगले दिन मुझे शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में बुलाया गया। प्रिंसिपल बहुत खुश थे क्योंकि इस बार मैंने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। सुविधा स्टोर पर वापस आते ही इस बार एक और सहपाठी मुझे खोजने आया। वह किम ग्यूरी थी जो हमेशा अकादमी में शीर्ष पर रहती थी। ग्यूरी ने मुझसे पूछा कि मैं इस बार उसे कैसे पार कर पाया। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ग्यूरी ने अपनी बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैंने ग्यूरी से पूछा कि क्या हाल ही में उसकी तबीयत ठीक। ग्यूरी ने कोई परवाह नहीं की और चली गई। उसके बाद एक और गुंडा अंदर आया। उसने मेज पर एक कागज फेंका। उसने दवा खरीदने की मांग की। मैंने उसे वापस फेंक दिया और कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। वो आदमी जोर से हंसा। मैंने सुना था कि तुम बदल गए हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि यह सच होगा। उसने मुझे जल्दी से दवा लाने के लिए कहा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने मुझे बाहर चुनौती दी। वो अपने साथियों के साथ मुझे पार्क में ले। वो मुझे मारने वाला था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके चेहरे पर कुछ मुक्के मारे, लेकिन अचानक पीछे से हमला किया गया। उस आदमी ने मुझे लात मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत जवाबी हमला किया, जिससे वो दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। बाकी 3 आदमी आगे बढ़े। मैंने सभी को हरा दिया। इन लोगों से निपटने के बाद मैं घर गया और अपने माता पिता से कहा कि मैं कोरिया विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा, लेकिन मैंने अपना पहला स्थान वाला रिपोर्ट कार्ड उन्हें दिखाया। इसे पढ़ने के बाद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। 3 महीने बाद मैं कक्षा में गया। कमरे में लगातार चमकती रोशनी देखकर मुझे याद आया कि आज किम ग्यूरी की दुर्घटना का दिन हो सकता है। मैं तुरंत उसे ढूंढने गया और उसे बारिश में बेहोश पाया। मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गया। जब ग्यूरी को होश आया तो मैंने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने की याद दिलाई, लेकिन ग्यूरी ने मुझसे दूसरों के मामलों की चिंता न करने के लिए कहा। उसने मुझे अपनी भावनाएं बताने से मना कर दिया। मैंने नींद से लड़ने वाली दवाओं की एक बोतल निकाली और सब बिस्तर पर उड़ेल दी। मैंने कहा कि भले ही वो अपने पालक माता पिता की आभारी हो, उसे खुद को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके माता पिता ऐसा नहीं चाहेंगे। मैंने उसे सलाह दी कि वो उन्हें इस तरह से विकृत तरीके से न चुकाए। उसके माता पिता चाहते थे कि वो अपने बारे में सोचे। तभी ग्यूरी को एहसास हुआ। फिर मैं बाहर चला गया। मुझे अचानक पिछले जन्म की यादें ताज़ा हो गईं। ग्यूरी ने नींद की गोलियों का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद मैं उससे कभी नहीं मिला था, चाहे वो पढ़ाई कर रही हो या काम कर रही हो। ध्यान से सोचने के बाद मैंने ग्यूरी की किस्मत बदलने का फैसला किया। मैं बाथरूम में गया और गलती से जांग इन और उसके साथियों की योजना सुन। वे आज रात हान मी की शराब में नींद की गोलियां डालने वाले थे। मैं शांत होकर कमरे में चला गया, तभी वे भी बाहर आ गए। मुझे देखकर जांग इन मेरा मजाक उड़ाते हुए वहीं खड़ा रहा। उस रात मैं नाइट क्लब गया जहां उन्होंने मुलाकात तय की थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि जांग इन चुपके से हान मी का वीडियो बना रहा था। मुझे देखकर जांग इन ने मेरी तरफ एक शराब की बोतल फेंकी। मैं शांत होकर बच गया। उसके बाद मैंने दरवाजा बंद करने के लिए एक हैंगर का इस्तेमाल किया और 1 बनाम 4 की लड़ाई शुरू हुई। वे चारों मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। एक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसका सिर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। चीखें फिर से गूंज उठीं। उसके बाद मैंने हान मी को बचा लिया। मैं कुर्सी पर बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जब हान मी को होश आया तो उसने जोर से पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे खुद देखने के लिए उसका फोन दे दिया। उसके बाद उन सभी को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक जांग इन के पिता थे। मोटे आदमी ने कबूल किया कि उसने हान मी की शराब में दवा डाली थी। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कहा कि उनके बेटे को कुछ भी नहीं पता था।
उसके बाद उन्होंने मुझ पर अपने बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जबकि वो सच को बदल रहे थे। हान मी के पिता किम सियो खून अंदर आए। सियो खून ने धीरे धीरे अपनी घड़ी उतारी और जांग इनके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने खुद से पूछा कि किम सियो खून का केवल एक ही बेटा क्यों। जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, हान मी ने मुझे वापस बुलाया और मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में मैं मना करने वाला था, लेकिन मुझे भूख लगी थी। असहजता से बचने के लिए हान मी ने कहा कि वो सिर्फ मुझे धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। मैंने अपना चेहरा हान मी के चेहरे के करीब कर दिया, जिससे वो शर्मिंदा हो गई। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके शरीर से सिगरेट की गंध आ रही थी। उसके बाद मैं मुड़ा और चला। हान मी को वहीं अकेला भ्रमित और अपने शरीर पर फिर से सिगरेट की गंध महसूस करते हुए छोड़ दिया। अगले दिन मैं ग्यूरी से सुविधा स्टोर में फिर से मिला। ग्यूरी ने उन चीजों को लिख दिया था जो मुझे विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगी। उसने मुझे ये दिया। उसने उम्मीद की कि मैं इसे उसके धन्यवाद के रूप में मानूंगा। परीक्षा की तैयारी के दौरान मैं हर सुबह दौड़ना जारी रखता था। उसके बाद मैं ग्यूरी के साथ अपनी पढ़ाई की समीक्षा करूंगा। हान मी के पास मुझसे अकेले मिलने का समय नहीं था, इसलिए वो केवल बाहर से ही देख सकती थी। मैंने हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया था, इसलिए मैं इस सारी जानकारी को आत्मसात नहीं कर पा रहा था। आखिरकार विश्वविद्यालय परीक्षा का दिन आ। मैंने परीक्षा पूरी करने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर परिणाम जांचने के लिए घर चला गया। मेरे माता पिता भी परीक्षा की खबरों को लेकर चिंतित थे। जब मैं जवाबों की जांच कर रहा था तो मैंने गलती से अपने माता पिता को पैसे उधार लेने के बारे में बात करते हुए सुना। मैंने सोचा कि शायद मुझे और अधिक काम करना पड़ेगा। अगले दिन कक्षा में सभी ने अपने परीक्षा परिणाम शिक्षक को सौंपे। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैं अपने ट्यूटर से मिला। उसने मुझसे पूछा कि मैं परीक्षा के बाद क्या करने की योजना बना रहा। मैंने कहा कि मैं माता पिता की मदद के लिए पैसे कमाने के लिए अंशकालिक नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। शिक्षिका ने उसके बाद मुझे अपने भाई के कार्यालय में दस्तावेज व्यवस्थित करने के लिए भेजा। उसका भाई कांग मिन सियोक था। मेरी यादों में मिन सियोक एक बहुत प्रसिद्ध वकील था। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक कानून कार्यालय की बैठक में मैंने गलती से एक परिचित मामले के बारे में सुना। ये मामला 5 साल से चल रहा था, इसलिए मैंने वकील कांग को मामले को जल्दी खत्म करने में मदद करने के लिए दस्तावेज एकत्र किए। मैंने जो दस्तावेज एकत्र किए उन्होंने वकील कांग और सभी से सफलतापूर्वक मान्यता प्राप्त की। उसके बाद मिन सियोक को वकील कांग से 1 मिलियन वॉन का इनाम मिला। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं वकील कांग से बहुत खुश और आभारी था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने और मेरे माता पिता ने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम देखे। मैंने कानून संकाय में प्रवेश पा लिया था। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मैं भी उस परिचित स्कूल के सामने खड़ा था और उस प्रोफेसर से फिर से मिला जिसकी मैं कभी प्रशंसा करता था। प्रोफेसर के पहले सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका, लेकिन मैंने आत्मविश्वास से हाथ उठाया और सटीक उत्तर दिया। सभागार में सभी छात्र मेरी प्रशंसा कर रहे थे। हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उनमें से ली मिन्सू भी था, एक अत्यंत आत्मविश्वासी और बेशर्म व्यक्ति। मिन्सू ने कहा कि केवल मैं ही उसके साथ खेलने लायक था। उसके बाद मिन्सू मुझे खींचकर ले गया। जब हम टहल रहे थे तो हम एक लड़की से मिले जिसका पीछा एक बूढ़ी औरत कर रही थी। बूढ़ी औरत ने मिन्सू को उसके पुराने चेहरे की वजह से अपने पति समझ लिया। उसके बाद हम तीनों एक साथ टहलने गए। मिन्सू लगातार लड़की को फुसलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। इससे पहले कि मिन्सू परिचय करा पाता, लड़की ने जाने का बहाना ढूंढ लिया। उसके बाद जब मैं पहले साल के छात्रों की पार्टी में पहुंचा तो मैं चोई कांग जिन से मिला। पिछले जीवन में चोई कांग जिन एक बेकार अभियोजक था। छात्र परिषद का अध्यक्ष जांग इल ह्यून था मेरा वरिष्ठ, जो हमेशा मुझे बाधित करता था। इल ह्यून मंच पर कह रहा था कि अभियोजक को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। इस बात से मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। जैसे ही मैं बाहर निकला, मिन्सू ने मुझे पकड़ लिया। मिन्सू ने कहा कि उन लोगों को डींग मारते हुए सुनने के बजाय हमें बियर बार में जाकर कुछ ड्रिंक लेनी चाहिए। जब मैं और मिन्सू बियर पी रहे थे तो हमने गलती से सुबह वाली लड़की को देखा। वो एक ग्राहक से बहस कर रही थी जो चुपके से महिलाओं की तस्वीरें ले रहा था। मिन्सू ने उसे पकड़ने में उसकी मदद की। हम तीनों ने एक साथ बियर पी। इस समय मिन्सू लगातार उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की का ध्यान केवल मुझ पर था। उसने अपना नाम किम ही आह बताया। ही आह ने कहा कि उसका नाम मेरे नाम जैसा ही था। निश्चित रूप से उनमें बहुत सी समानताएं थीं। ही आह ने कहा कि इस बार वो मुझे दावत देगी। मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया। जब मैं खाना खा रहा था तो मैं लगातार ही आह को घूर रहा था। इससे वो बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा कि ही आह बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ही आह ने भी सोचा कि मैं बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैंने और ही आह ने बहुत अच्छे से काम किया। हम तीनों ने बहुत कुछ पिया, जिससे मैं नशे में हो गया। जब मैं अकेला घर जा रहा था तो मुझे अचानक लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं मुड़ा और एक परिचित चेहरा देखा। ये वही हत्यारा था जिसने मुझे पिछले जन्म में छत से फेंका था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वो बच निकला। मेरे मुक्के बहुत हल्के थे। भले ही मैं उसे मारता रहा, उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने कहा कि मैं पहले की तरह ही एक बुरा लड़ाका हूँ, इसलिए इस बार मैं फिर से हार गया। उसने मुझे आसानी से उठा लिया और पुल से फेंक दिया। जब मैं एक कार से टकराने वाला था तो मैं अचानक जाग गया। पता चला कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा दुःस्वप्न भी था।
डर पर काबू पाने के लिए अगली सुबह में संजय को खोजने गया, जिन्होंने मुझे पिछले जन्म में प्रशिक्षित किया था। जब मैं पहुंचा तो मैंने संजय के साथ एक मैच की मांग की। मैंने थोड़ा ही लड़ा और बुरी तरह हार गया। संजय ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, इसलिए उन्होंने एक बार फिर मुझे अपना शिष्य बना लिया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि ही आह मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ खाने का एक डिब्बा दिया। क्या ये प्यार हो सकता है? जैसे ही मैं कक्षा में गया, मैंने उसे बाहर निकाला और खाया। मैंने एक टुकड़ा काटा और मेरा चेहरा बदल गया। मैंने सोचा कि शायद मेरे स्वाद में कोई समस्या थी। एक लड़का एक टुकड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे जल्दी से छिपा दिया। मैंने ग्यूरी को स्कूल आते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं उसे खोजने गया। ग्यूरी ने कहा कि उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी और उनका घर नीलाम हो गया। इसके अलावा उसके पिताजी बीमार थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भले ही उसे छात्रवृत्ति मिली है, केवल पिताजी के अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए ग्यूरी ने पढ़ाई छोड़ने और काम करने का फैसला किया। आखिरकार मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में ग्यूरी ने कॉलेज की पढ़ाई क्यों जारी नहीं रखी। मैंने ग्यूरी की मदद करने का तरीका खोजने का फैसला किया। अगले दिन मैं रियल एस्टेट नीलामी देखने के लिए अदालत गया। जब मैं देख रहा था तो मैंने अचानक वू योंगसू नामक एक व्यक्ति को देखा। मुझे लगा कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। योंगसू ने बाजार मूल्य के आधे दाम पर अपार्टमेंट के लिए लगातार 5 नीलामी जीती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इन अपार्टमेंट को सस्ते में खरीदकर लाभ कमा सकता हूं तो मेरे पास ग्यूरी का घर वापस खरीदने और यहां तक कि जो ताए सियोप से निपटने के लिए भी पर्याप्त पैसा हो सकता है। योंगसू को बोली जीतते और जाते हुए देखकर मैंने सोचा कि क्या नीलामी जीतने का कोई रहस्य। मैं संजय के साथ प्रशिक्षण पर लौट आया। स्वास्थ्य शिक्षा धन मैंने कुछ भी न छोड़ने का संकल्प लिया। स्कूल से छुट्टी होते ही मैं अदालत भाग गया। इस बार योंगसू ने 3 अपार्टमेंट के लिए बोली जीती। बाजार खराब होने पर उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। मैंने पाया कि योंगसू ने जो अपार्टमेंट खरीदे थे वे सभी बेसमेंट में थे। सब कुछ देखने के बाद मैं और भी भ्रमित हो। ये जगह दूसरी जगहों से किस मायने में अलग थी? सवाल का जवाब देने के लिए मैं योंगसू से मिलने गया। मैंने पूछा कि योंगसू ने वे अपार्टमेंट क्यों खरीदे, लेकिन योंगसू ने कहा कि अगर उसने बताया तो मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। इसके अलावा वह मुझे अपना व्यापार रहस्य क्यों बताएगा। लेकिन मैं बहुत ईमानदार था, इसलिए योंगसू ने मुझे मानचित्र देखने का सुझाव दिया। एक रात के शोध के बाद मुझे जवाब मिल गया। वे एकमात्र भूखंड थे जिनकी कीमत अभी तक नहीं बढ़ी, सस्ते खरीदने में आसान। इसके अलावा उनमें पुनर्विकास क्षेत्र बनने की उच्च क्षमता थी। मैं चाहता था कि योंगसू मुझे सिखाए। योंगसू ने मेरी प्रतिभा देखी, इसलिए उसने मुझे एक परीक्षा दी। योंगसू उसके बाद मुझे एक घर ले गए जिसे उन्होंने नीलाम किया था। योंगसू ने मुझसे कहा कि मैं इमारत में रहने वाले लोगों को बेदखली नोटिस सौंपूं, उन्हें 1 महीने के भीतर स्थानांतरित कर दूं और विस्थापन की लागत को यथासंभव कम रखूं। मैंने बहुत जल्दी काम पूरा कर लिया। योंगसू ने मेरी प्रशंसा की। उन्होंने पूछा कि मैंने ये कैसे किया। मैंने कहा कि मैं बस भाग्यशाली था, क्योंकि वहां रहने वाली महिला को दिवालियापन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता थी और मैंने उसे मुफ्त में मदद करने की पेशकश की, बदले में उसे 1 महीने के भीतर बाहर निकलना पड़ा। योंगसू ने कहा कि वे केवल परिणाम में रुचि रखते हैं, लेकिन अगली बार ये इतना आसान नहीं होगा। रियल एस्टेट ऐसे ही काम करता है। योंगसू के बात खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे अपना छात्र बनाने का फैसला किया। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं एक घर जीतना चाहता हूँ। मैंने योंगसू से पूछा कि क्या नीलामी में कीमतों की भविष्यवाणी करने का कोई तरीका है। मैंने उसके बाद वकील कांग से मुलाकात की और कहा कि मैं एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ जिसकी नीलामी हो रही। मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना उचित नहीं था, इसलिए मैंने वकील कांग से मदद मांगी। वकील कांग खुशी खुशी सहमत हो गए। नीलामी का दिन आया और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपनी बोली जीतने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। उस रात में योंगसू से मिला। योंगसू ने मुझसे पूछा कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने फोन कार और रियल एस्टेट की तरफ इशारा किया। योंगसू ने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब चेओना को अपनी मुट्ठी में करना है? मेरी महत्वाकांक्षा वास्तव में बहुत बड़ी थी। इस समय ताए सियोब योंगसू की संपत्ति में रुचि ले रहा था। ताए सियोब ने तुरंत अपने अधीनस्थों को इसे संभालने के लिए भेजा। इस समय ग्यूरी स्कूल लौट आई थी। जब ग्यूरी पहली बार मुझसे मिली तो उसने धन्यवाद कहा। पता चला कि ग्यूरी वकील कांग से पूछने गई थी। ग्यूरी मेरे प्रति बहुत आभारी थी। उसने कहा कि वो निश्चित रूप से बाद में मेरा एहसान चुकाएगी। उसके बाद एक दोस्त उससे मिलने आया। इस आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो ग्यूरी है जिसने पूर्ण अंक प्राप्त किए और पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रही। उसने खुद को छात्र परिषद का अध्यक्ष बताया। जब उसने ग्यूरी से हाथ मिलाने की कोशिश की तो मिन्सू ने असहज माहौल को तोड़ दिया। मिन्सू के बुजुर्ग चेहरे ने ग्यूरी को असहज कर दिया। हर दिन मैं हानमी को दोबारा परीक्षा में मदद करने के लिए उसे ट्यूशन देता था। मैंने कहा कि हानमी ने बहुत सुधार किया था। हानमी ने कहा कि वह निश्चित रूप से कोरिया विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएगी। मैंने हानमी को प्रोत्साहित किया कि वो निश्चित रूप से ऐसा करेगी। उसके बाद हानमी को उसके पिता से मिलने ले जाया गया। उन्होंने उसे विश्वविद्यालय की फीस के लिए पैसे दिए और उसे कहा कि उसे पहले जैसी समस्याओं में न पड़े। जब हानमी कमरे से निकली तो वो अपने पिता के बेटे से मिली। पता चला कि हानमी केवल नाजायज संतान थी, इसलिए परिवार में हर कोई उसे नीचा देखता था।
उसके भाई ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़कर तोड़ दिया। अचानक उसके पिता बाहर आए और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उन्होंने हान मी को अपने बेटे से माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके बाद हान मी ने मुझे दुख दूर करने के लिए पीने के लिए बुलाया। हान मी ने मुझे अपनी सारी चिंताएं और अपनी पहचान बताई। मुझे इस रिश्ते पर पहले से ही संदेह था। यह सचमुच वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। मैंने हान मी को बहुत दयनीय पाया, लेकिन केवल उसे दया भरी नजरों से ही देख सका। अगले दिन मैं चोई कांग जिनसे फिर से मिला। कांग जिन मुझे इल ह्यून से मिलने ले गया। वे मुझे कानून विभाग के गुप्त क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे सभी ताई सियोब के लोग थे। बात करते समय मैंने इल ह्यून को ये कहते हुए सुना कि वे योंगसू को हटाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य योंगसू की सभी संपत्तियों पर कब्जा करना था। वे इसे ताई सियोब के शहरी पुनर्विकास परियोजना के लिए उपयोग करना चाहते थे। उस समय योंगसू अपनी पत्नी की कब्र पर शराब पी रहा था। मैंने योंगसू से मिलने का समय निर्धारित किया और उसे वो सब बताया जो मैंने सुना था। मैंने योंगसू को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द अपनी सभी संपत्ति बेच दे। मेरी व्याख्या सुनने के बाद योंगसू समझ गया और संपत्ति बेचने के लिए सहमत हो गया। पहले मैंने अपने दोस्तों की जान बचाई थी, इस बार मैं योंगसू की जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। योंगसू मेरा बहुत आभारी था। घर जाते समय मुझे याद आया कि योंगसू इतना परिचित क्यों लग रहा था। पिछले जन्म में मैंने खबर देखी थी कि योंगसू ने अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस जन्म में मैंने योंगसू को बचा लिया था। अगली सुबह योंगसू ने अपनी सभी संपत्तियों का हस्तांतरण कर दिया था। जब ताई सियोब के गुर्गों ने खबर सुनी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत ताई सियोब को सूचित किया, लेकिन ताई सियोब क्रोधित नहीं हुआ। ताई सियोब को विश्वास नहीं हुआ कि सब कुछ केवल एक संयोग था। उस रात में योंगसू के साथ शराब पीने गया। योंगसू ने कहा कि आज उसका जन्मदिन। उसके बाद योंगसू ने मेरी दूरदर्शिता की प्रशंसा की। योंगसू ने आशा व्यक्त की कि मेरी क्षमताओं का उपयोग अच्छे के लिए किया जाएगा। उसके बाद योंगसू ने मुझे संपत्ति बेचकर कमाए गए सारे पैसे दिए। मैं हैरान और शर्मिंदा दोनों था, लेकिन योंगसू ने मुझसे पैसे रखने और च्योना वापस लेने के लिए कहा। मैंने पैसे रखे और योंगसू के साथ शराब पीना जारी रखा। अगले दिन ताई सियोब मेरे स्कूल में भाषण देने आया। यूरी ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। जब हम सभागार में पहुंचे और बैठ गए तो ताई सियोब भी प्रकट हुआ। मैंने पाया कि एक कर्मचारी ताई सियोब पर नजर रख रहा था। वो वही लाल कपड़े वाली लड़की थी जिसने मुझे पुनर्जीवित होने में मदद की थी। मुझे वो याद आया जो उसने छत पर कहा था, अगर मैं ताई सियोब के पास जाऊं तो मैं उससे फिर मिल सकता हूं। मैंने गलती से लाल कपड़े वाली लड़की को देखा और मैं बहुत हैरान था। पता चला कि वो ताई सियोब की सहायक, उसका नाम हान जी ह्यून था। जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे जी ह्यून से किया गया वादा याद आया। मैं जी ह्यून के पास गया और कहा कि मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा। मेरे अप्रत्याशित शब्दों से जी ह्यून भ्रमित हो गई। जी ह्यून ने मुझे संदिग्ध चेहरे से देखा और फिर मुड़कर चली गई। उस रात मैं पुल पर खड़ा था जी ह्यून के बारे में संदेह कर रहा था। स्पष्ट रूप से जी ह्यून ताई सियोब की थी, लेकिन वो मुझे उसे क्यों गिराना चाहती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि जी ह्यून शायद मुझसे पहले मर जाएगी। उसके बाद मैं ही आह और मिन्सू से मिलने बाहर गया। सभी खुशी खुशी बातें कर रहे थे, आज जाने बिना कि सामने की तरफ कोई उन पर नजर रख रहा था। मिन्सू को नशे में टैक्सी में डालने के बाद और वापस आने पर मुझे वो कहीं नहीं मिली, इसलिए मुझे ही आह को खोजने जाना पड़ा। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की मेज पर बैठा आदमी ही आह पर नजर रख रहा था। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा। बार में मुझे ये आदमी संदिग्ध लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ही आह का इतनी दूर तक पीछा करेगा। उसके बाद मैंने और उसने लड़ाई की, लेकिन थोड़ी देर बाद हम हार जीत का फैसला नहीं कर सके। उसके बाद मैंने और उसने ही आह की आवाज सुनी कि हम क्या कर रहे थे। ही आह ने इस आदमी को पाक प्रमुख कहा। पता चला कि यह आदमी वही था जिसे ही आह के पिता ने उसकी रक्षा के लिए भेजा था। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। आखिरकार मुझे याद आया कि ही आह कौन थी। ही आह चेओन्हा समूह के अध्यक्ष किम चांगसुंग की इकलौती बेटी थी। पिछले जीवन में किम चांगसुंग के निधन के बाद ही आह पहली बार अपने पिता के अंतिम संस्कार में सामने आई। अगली सुबह जब मैं दौड़ रहा था, मैंने सोचा चेओन्हा समूह ताई सियोब का काला धन था, लेकिन ही आह ताई सियोब को पसंद नहीं करती थी। मुझे यकीन था कि ही आह मेरे पक्ष में खड़ी होगी। ही आह के पिता की जांच के बाद उन्होंने पाया कि हाल ही में वो मुझसे बहुत करीब थी। मेरे माता पिता श्रमिक थे, लेकिन मेरे अंक सूची में सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक बढ़ गए थे। उसके बाद मैंने कोरिया विश्वविद्यालय के कानून विभाग में प्रवेश लिया। भले ही मैं अभी 20 साल का था, मैं पार्क प्रमुख का एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। ये सुनकर उन्हें मुझ में बहुत रुचि थी। जब मेरी बात आई तो ही आह बहुत खुश हुई। ही आह ने कहा कि मैं बहुत सुंदर था, मेरा व्यक्तित्व अच्छा था और मैं पढ़ाई में अच्छा था। अप्रत्याशित रूप से मैं लड़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन ही आह ने कहा कि मैं उस तरह का आदमी नहीं था जिसे वो पसंद करती। भले ही आह ने ऐसा कहा। जब वो स्कूल आई और मुझे ग्यूरी के साथ घनिष्ठ होते देखा तो वो गुस्से में चली गई। उसके बाद मिन्सू आया और अपने मेडिकल विभाग से एक दोस्त को साथ ले आया। इस आदमी का नाम मून सुंग ह्वान था। मिन्सू ने आत्मविश्वास से सुंग ह्वान का परिचय एक ऐसे जीनियस के रूप में कराया जैसा कि वो खुद था। मिन्सू ने कहा सुंग ह्वान ने दुनिया को बदलने की इच्छा के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी।
उसने हाहा टॉक नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया। जब मुझे याद आया कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मून सुंग वान था तो मैं बहुत हैरान हुआ। सुंग वान ने एक ऐसा मंच विकसित किया था जिसने दुनिया को बदल दिया, लेकिन चेओन्हा टेलीकॉम के साथ स्वामित्व के मुकदमे में सुंग वान के हारने के बाद वह अचानक विदेश में पढ़ाई करने चला गया। सुंग वान ने कहा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसने चेओन्हा टेलीकॉम के स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया था। चेओन्हा के निदेशक किम ने सुंग वान से संपर्क किया था और उससे मिलना चाहते थे, लेकिन मुझे ये समझना बहुत मुश्किल लगा। स्पष्ट रूप से वो सॉफ्टवेयर पिछले जीवन में चेओन्हा टेलीकॉम का था, लेकिन उसे ढूंढने वाला व्यक्ति निदेशक किम क्यों था? मैंने ऑनलाइन जांच की। निदेशक किम का चेहरा देखने के बाद मुझे याद आया कि वो वही व्यक्ति था जिसे ताए सियोब ने चेओन्हा समूह में स्थापित किया। पिछले जीवन में उसने सुंग हॉन को चेओन्हा टेलीकॉम को परियोजना सौंपने के लिए धोखा दिया था। उसके बाद उसने सुंग हॉन के सभी लाभों को हड़प लिया था। मैंने उसे विदेशों में दूरसंचार जानकारी बेचने के अपराध में गिरफ्तार किया था। इस बार मैंने उसे जल्दी जाने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। मैं तुरंत इलह्यून के समूह के पास गया। जब वे बैठे हुए बात कर रहे थे, इलह्यून ने शिकायत की कि उसे काम शुरू करने के बाद से कोई बड़ा मामला नहीं मिला था। यही कारण था कि वो विकास नहीं कर सका। जब मैं सड़क पर चल रहा था, मैंने सोचा कि मैं निश्चित रूप से इलह्यून के लिए एक बड़ा मामला तैयार करूंगा। थोड़ी देर बाद में ही आहा से मिलने गया और उसे हाहा टॉक परियोजना, ताकि वो इसे अपने पिता को दे सके। ही आहा एक IT छात्रा थी, इसलिए जब उसने परियोजना देखी तो उसने तुरंत कहा कि यह सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होगी। इस समय निदेशक किम हाहा टॉक परियोजना को ताए सियोब के पास समीक्षा के लिए ले गए थे। निदेशक किम ने जो ताए सियोब से कहा कि इस परियोजना को करें क्योंकि ये निश्चित रूप से ताए सियोब के राजनीतिक करियर में मदद करेगा। उस रात के खाने के बाद ही आह ने अपने पिता को हाहा टॉक परियोजना दिखाई। उसने अपने वरिष्ठ को इस मंच का डेवलपर बताया। उसने कंपनी की युवा स्टार्टअप सहायता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन निदेशक किम ने उससे अकेले मिलने की मांग की थी। इससे किम चांगसुंग को थोड़ा संदेह हुआ। निदेशक किम ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। उसने अपने अधीनस्थों से कानूनी टीम तैयार करने के लिए कहा था। उसने उन्हें निर्देश दिया था कि सुंग हवान के स्रोत प्राप्त होते ही पेटेंट के लिए आवेदन करें। निदेशक किम उसके बाद सुंग हवान से मिले और उसकी इस तरह के अद्भुत मंच बनाने के लिए प्रशंसा। निदेशक किम का मानना था कि चेओन्हा का काम करने का तरीका बहुत पुराना हो गया था। निदेशक किम का मानना था कि चेओन्हा समूह इस तरह के एक नए मंच को नहीं समझ सकता था। निदेशक किम ने कहा कि केवल चेओन्हा टेलीकॉम ही सुंग हवान की मदद कर सकता है। निदेशक किम ने वादा किया कि वह सुंग हवान के लिए निवेश निधि सुनिश्चित करेंगे। बदले में सुंग हवान को हाहा टॉक की विकास प्रक्रिया साझा करनी होगी। जब सुंग हवान और निदेशक किम ने बात खत्म कर ली तो मैं और मिन्सू भी प्रकट हुए। पता चला कि मैंने सुंग हवान का पहले ही उल्लेख किया था। मैंने सुंग हवान को निदेशक किम से सावधान रहने की सलाह दी थी, इसलिए सुंग हवान ने चुपके से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस साथ लाया था और पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। मैंने कहा कि सुंग हवान को अगला काम ये परियोजना जल्द से जल्द पूरा करना था। पेटेंट आवेदन के बारे में मिन्सू और मैं संभालेंगे। मैं उसके बाद एक कानून कार्यालय गया और परियोजना को वकील को दिया, कहते हुए कि मैं पेटेंट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। जब वकील ने सुना कि इसका संबंध चेओन्हा दूरसंचार से है तो उसने तुरंत निदेशक किम को सूचित किया। निदेशक किम ने सोचा कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में था, इसलिए वो आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराए, लेकिन वास्तव में मैंने जानबूझकर उन्हें ये खबर पता चलने दी थी। मिन्सू ने कहा कि मैं बहुत शातिर था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सेना में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर कभी सेना में शामिल नहीं होऊंगा। ये कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस जीवन में सेना में शामिल नहीं हुआ था। धिक्कार है, मुझे उस भयानक जगह पर फिर से लौटना होगा। इस समय अध्यक्ष किम ने ताए सियोब से बात करने के लिए मिलने का समय निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि ही आ ने उन्हें एक वरिष्ठ द्वारा बनाया गया एक परियोजना दिखाया था जिसे वो जानती। इसके अलावा उसने कहा कि ये परियोजना निश्चित रूप से दुनिया को बदल देगी। ताए सियोब ने कुछ भी नहीं जानने का ढोंग किया और फिर ही आह की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें एक बहुत ही अजीब बात मिली। उन्हें समझ नहीं आया कि निदेशक किम ने परियोजना के बारे में उन्हें सूचित किए बिना खुद प्रोग्रामर से मिलने का समय क्यों निर्धारित किया। उन्होंने सोचा था कि सांसद जो ताए सियोब द्वारा अनुशंसित व्यक्ति वफादार होगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। इस समय में इल ह्यून से मिलने गया था। मैंने इल ह्यून को निदेशक किम के अपराधों के सबूत दिए। ऐसे बड़े समूह का एक व्यक्ति बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। ये मामला निश्चित रूप से मीडिया का ध्यान आकर्षित करेगा। इल ह्यून के पढ़ने के बाद वह जल्दी से जांच करने गया। जाने से पहले इल ह्यून मुझे एक चुंबन भेजना नहीं भूला। जब इल ह्यून अभियोजक के कार्यालय पहुंचा तो उसने तुरंत अपने वरिष्ठ को सूचित किया कि वो मामले को संभालेगा। उसका वरिष्ठ किम सियोक खून था। सियोक खून ने तुरंत ताए सियोब को बुलाया।